लास्ट क्लास में आपको ये बताया था मैंने कि कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, इसका रेट लॉ होगा। रेट आप लिखेंगे कांस्टेंट टाइम्स ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये लिखा था आपने। इस कांस्टेंट के का नाम क्या है? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये कोई भी इसका नाम हो सकता है। एक्स और वाई के बारे में ये बताया था, और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। एक्स एंड वाई पावर्स का रिएक्टेंट ए और बी के कॉफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, नो कनेक्शन एट ऑल। एक्स एंड वाई आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। एक्स एंड वाई आर द, दे कुड बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन। जरा सोचो, एक्स और वाई मैं कह रहा हूं निगेटिव भी हो सकता है। क्या किसी रिएक्शन के कॉफिशिएंट निगेटिव हो सकते हैं? नहीं होते हैं। इसी से पता लग रहा है कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट से रिएक्शन के कोई लेना देना नहीं है। एक्स को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। बी क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो इसको हमें प्रैक्टिस करनी होती है, लिखना सीखना है आपको, ठीक है। तो लिखो, राइटिंग राइटिंग डिफरेंशियल रेट लॉ। राइटिंग डिफरेंशियल रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस। क्या मतलब, मैं क्या कह रहा हूं समझ लें आप। जैसे कोई रिएक्शन है, ए रेट कांस्टेंट के है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल केस, बिल्कुल आसान। आपने अभी लिखा, पिछली क्लास में लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप दो तरह से लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ रेट लॉ में आपने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टाइम्स ए की पावर एक्स। लिख सकते हैं दो तरह से। ध्यान रखना, रिएक्टेंट केवल ए है तो वो उसकी पावर एक्स, यहाँ पे बी नहीं लिख देना। पिछले केस में और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने बी को क्या माना हुआ था? रिएक्टेंट साइड, इसलिए रेट लॉ में लिखा था। तो रेट में केवल किसका कंसंट्रेशन आता है? ओनली रिएक्टेंट। ध्यान रखना ये। एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तो सेपरेटली आप ये लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए की पावर एक्स, dv by dt also equal to ka की पावर x। अगर हम मान लें कि x इक्वल टू 1 है, तो इसे हम कहते हैं
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन x इक्वल टू 1 को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो da/dt किसके बराबर लिख सकते हैं? के ए की पावर 1। dv/dt इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक है। या आप चाहें तो माइनस साइन लेफ्ट साइड से हटा के राइट साइड दिखा सकते हैं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैथमेटिक्स है, एक ही बात है। ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि टाइम के साथ ए कंज्यूम हो रहा है। प्लस साइन क्या बता रहा है? विद टाइम बी क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आ गया समझ में इतना? ये तो सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, इससे आसान एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक, अब मैं जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूं उन सब में एज्यूम करना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल 2, जैसे ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी में कन्वर्ट हो रहा है। रेट कांस्टेंट K1 और K2 है। तो da/dt आप यही लिखेंगे -K1A। पहले स्टेप में da/dt लिखा जाएगा। बता सकते हो db/dt क्या लिखेंगे? तो db/dt होगा K1A माइनस K2B। कैसे, कौन बताएगा? ध्यान देना, बी का फॉर्मेशन भी हो रहा है और बी का कंजप्शन भी हो रहा है। फॉर्मेशन उसी रेट से हो रहा है जिस रेट से ए कंज्यूम हो रहा है। बात समझ में आ रही? जिस रेट से ए कंज्यूम हो रहा है उसी रेट से बी बनेगा, और वो रेट क्या है? K1A के बराबर। बस साइन बदल दो। तो K1A तो हो गई फॉर्मेशन ऑफ बी, और K2B क्या हो गए? कंजप्शन ऑफ बी। सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट क्या है? बी। फर्स्ट स्टेप का रिएक्टेंट क्या है? ए। ध्यान रखना कुछ बेसिक बातें, रेट कांस्टेंट के साथ उस स्टेप का केवल रिएक्टेंट आएगा। तो K1 के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए, रिएक्टेंट है। K2 के साथ कौन आएगा? बी, ये रिएक्टेंट है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल 3, मान लो ऐसे दे दें कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और ए सी में भी जा रहा है। अब बताओ da/dt क्या होगा, db/dt क्या होगा, dc/dt क्या होगा? तो da/dt क्या होगा? -K1A -K2A, और इक्वल टू लिख सकते हैं -K1 + K2A, और इक्वल टू लिख सकते हैं K इफेक्टिव A। K इफेक्टिव किसके बराबर? K1 + K2 के।
डीबी बाई डी टी किसके बराबर बोलो? डीबी बाई डी टी हो जाएगा के वन ए के बराबर। डीसी बाई डी टी के टू ए के बराबर। आगे समझ में सबको? फोर्थ एग्जाम्पल लिखो जल्दी जल्दी। मान लो ए बी में जा रहा है, ए बी में जा रहा है और बी सी में जा रहा है। रेट कांस्टेंट के वन के टू है, लेकिन सी रिवर्सिबली रिवर्सिबली बी में भी आ रहा है के थ्री रेट कांस्टेंट से। अब लिख के दिखा सकते हो आप, डी ए बाई डी टी डी बी बाई डी टी एंड डी सी बाई डी टी। डी ए बाई डी टी क्या होगा? सेम ही आएगा, माइनस के वन ए। डी बी बाई डी टी के वन ए रेट से फॉर्मेशन हो रहा है, के थ्री सी रेट से भी फॉर्मेशन हो रहा है। कंजप्शन किस रेट से हो रहा है? के टू बी रेट से। और डीसी बाई डी टी लिख सकते हो, फॉर्मेशन हो रहा है किस रेट से? कंजप्शन। आ गया समझ में? एक और केस, लास्ट वन, इसमें सारे आ जाएंगे। मान लेते हैं कि ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है, के वन के टू, बी डी में भी जा रहा है और डी ए में आ रहा है। लिखो डी ए बाई डी टी डी बी बाई डी टी डी सी बाई डी टी डी डी बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी किसके बराबर? के फोर डी माइनस के वन ए। डी बी बाई डी टी के वन ए माइनस के टू प्लस के थ्री डी, सॉरी के टू प्लस के थ्री बी। आया समझ में? डी सी बाई डी टी के टू बी, डी डी बाई डी टी
K3B माइनस K4D। तो ये तो हमने बनाई डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके टाइम और कंसंट्रेशन में रिलेशन बनाएंगे, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। लिखें नेक्स्ट हेडिंग, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। रेट लॉ का इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, सबसे पहले लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, टी इक्वल टू 0 टाइम पे ये है ए नॉट, T1 टाइम पे ये हो गया A1, T2 टाइम पे हो गया A2, T3 टाइम पे हो गया A3। ये आपको टाइम के साथ कंसंट्रेशन दिए गए हैं, इनमें हमें रिलेशन बनाना है। T1 और A1 में या T2 और A2 में क्या बनाना है? रिलेशन। उसी को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। एक इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं टाइम और कंसंट्रेशन के बीच, इसका रेट कांस्टेंट के मान लेते हैं। ठीक, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, ध्यान देना, और कुछ नहीं है। माइनस DA/DT किसके बराबर लिखेंगे बताओ जरा? K टाइम्स A, इसी के बराबर लिखेंगे। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल रेट लॉ। अब इसको रीअरेंज कर दो, माइनस DA/A, ये किसके बराबर हो गया? KDT के। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दो, सीधे मैथमेटिक्स लगा देनी है। ये आप अगली लाइन में लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। मैथमेटिक्स क्या लगानी, देखो इधर, इनमें से कोई भी टाइम इंटरवल ले सकते हो बेटा, 0 to T1, 0 to T2, 0 to T3, या T1 to T2 या T1 to T3। यू कैन टेक एनी टाइम इंटरवल। ठीक, जैसे मान लो मैं टाइम इंटरवल ले रहा हूं T1 to T2, यहां लिमिट लगा रहा हूं T1 to T2, तो इस लेफ्ट हैंड साइड यहां क्या लिमिट लगेगी? A1 to A2। अगर मैं टाइम लेता 0 to T1, तो यहाँ क्या लिमिट लगती? A0 to A1। बस इतना ही चेंज होता है, इसको इंटीग्रेट कर लो। मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये आएगा K इक्वल टू 1/T2 - T1 ln A1/A2। याद कर लो इसको। ये इंटीग्रेशन ही किया हो, कुछ नहीं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? और फिर लिमिट लगा दी। ठीक, अगर
ln हटा के बेस 10 करना हो, लॉग लिखना हो तो क्या बनेगा? k इक्वल टू 2.303 बाई T2 माइनस T1 लॉग A1 बाई A2। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यही इक्वेशन बनाएं। एज ए स्मार्ट स्टूडेंट आपको कैलकुलेशंस अगर इजी करना है तो आप ऐसे डाटा पिक करोगे A1 और A2 के, जिससे लॉग वैल्यू लिखना आसान हो, आपको लॉग याद हो, ऐसा कोई डाटा लिया करो। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? आप मान लो टाइम इंटरवल T1 टू T2 की जगह टाइम इंटरवल 0 टू T1 ले लो, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? 0 टू T1, ये T1 टू T2 था, ये 0 टू T1, तो ये क्या हो जाएगा? A0 बाई A1। या फिर कोई और दूसरा टाइम इंटरवल ले लो, के की वैल्यू वही आएगी, के की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये है T1 टू T3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? A1 बाई A3। तो रेट कांस्टेंट आप कोई भी टाइम रेंज लेके लिख सकते हो। कौन सी टाइम रेंज लेनी है ये स्मार्टली चूज करना होता है। ऐसी वैल्यू लेनी होती है जिससे कि ये डिवीजन आसान हो जाए और आपको लॉग वैल्यू आती हो। कई बार लॉग नहीं देते, अगर प्रॉब्लम में लॉग वैल्यू दी गई है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये सारी इक्वेशन सेम ही है, के की है। न्यूमेरिकली ये तीनों के बराबर आएंगे, क्योंकि एक ही रिएक्शन के डाटा है, अलग अलग रिएक्शन के डाटा थोड़े है। के तो एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? रेट कांस्टेंट, वो तो सेम ही रहेगा। क्लियर है सबको? तो ये हमने, इसको कहते हैं, इस तरह से एक्सप्रेशन को कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। टाइम और कंसंट्रेशन में रिलेशन को। ठीक है, तो इसका जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म किताबों में लिखा होता है वो ये है, के इक्वल टू 2.303 बाई T-0 लॉग A0 बाई A3। टाइम इंटरवल ले लिया 0 टू T, तो ये हो गया A0 बाई A3। ये जीरो मैंने डेलिबरेटली लिखा है जिससे आपको समझ में आए कि नीचे टाइम इंटरवल है। अगर मैं अकेला T लिख देता तो कंफ्यूजन होता। A0 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T = 0। AT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, कोई इंटरमीडिएट टाइम T मान लिया। अगर आप लॉग हटा के एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखना चाहें इसको तो भी लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स ही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, के टी इक्वल टू ln A0 बाई A t। बेस ई होता है आपको मालूम ही है, तो A0 बाई A t इक्वल टू हो जाएगा e⁻k t, और A t इक्वल टू A0 e⁻−k t। बायो वाले इसको डायरेक्ट याद कर लें, मैथ वालों को समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। बायो वाले इस रिलेशन को सीधे याद कर लें।
ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये नॉर्मली लैंग्वेज में आता है, एसेस रीजन फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में आता है। क्या लिखा आएगा सेंटेंस फॉर्म में, वो लिख लें। सेंटेंस फॉर्म में लिखा आएगा, ध्यान दें, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, concentration of the reactant in first order kinetics decreases exponentially with the time, decreases exponentially with time। ई की पावर क्या है, माइनस के टी। और इसका ग्राफ आप बनाएं, आप समझ जाएंगे। बायो वालों को रट लेना है, मैथ वालों को ग्राफ आता होगा, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो ए टी अगेंस्ट टाइम, ग्राफ ऐसे आता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। टाइम निगेटिव में नहीं ले जाना है, ए नॉट। ठीक है, अब ग्राफ ये बता रहा है आपको कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो करने के लिए कितना टाइम लगेगा बताओ, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो लिख लें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नेवर गोज टू कंप्लीशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन never goes to completion। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन मतलब यह है कि किसी काम के होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो काम नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर है ये बात सभी को। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली। अब थोड़ा और मैथमेटिक्स, अब ध्यान दें बेटा। अगर मैं मान लूं कि ए नॉट की वैल्यू है स्मॉल ए, या द्वारा लिख लो इसको, और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। ए नॉट की वैल्यू मान लेते हैं स्मॉल ए है, टाइम टी इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर टाइम टी ये बचा ए टी, हमने यही तो लिखा 0 to t, तो ए नॉट बाई ए टी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बी तो 0 था टाइम टी 0 पे, बी तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर बी एक्स मोल पर लीटर बन गया तो ये कितना बचा होगा, ए माइनस एक्स। तो जो अभी आपने रिलेशन लिखा था, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग
ए नॉट बाई ए टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट की जगह स्मॉल ए और ए टी की जगह ए माइनस एक्स। इस फॉर्मूला में हमने थोड़ा चेंज किया है, वो ये कि अब इसमें प्रोडक्ट दिखने लगा। एक्स क्या है? प्रोडक्ट, ध्यान रखना। तो ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। तो अगर प्रॉब्लम में डाटा प्रोडक्ट के टर्म में है, प्रोडक्ट का डाटा दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। प्रॉब्लम में डाटा केवल रिएक्टेंट के हैं, तो आप इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट लिखो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ, न्यूमेरिकल सभी करेंगे, पहले इस टॉपिक को, थ्योरी को पूरा करें। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का क्या मतलब है? लिख लो, इट रेफर्स टू द टाइम टेकन इन 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। वो टाइम जिसमें रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाए? 50%। उसे कहते हैं हाफ लाइफ। मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन है एटी, वो इनिशियल का कितना बचे? तो एटी इक्वल टू ए नॉट बाई टी टू हो गया। देन टाइम को हम कहेंगे टी हाफ। कितना टाइम लग गया इस काम में? हाफ लाइफ। इसको ऐसे लिखते हैं, टी सबस्क्रिप्ट में 1/2। ठीक है। तो जो के की इक्वेशन है 2.303/t log ए नॉट बाई ए टी, इसमें वैल्यू रख दो। ए नॉट बाई ए टी किसके बराबर आ जाएगा बताओ? ए नॉट बाई ए टी हो जाएगा 2 के बराबर। यहां से निकाल लो ना। ए नॉट बाई ए टी किसके बराबर आएगा? लॉग 2 कितना होता है? 0.30। 0.30 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको ये मिलेगा के इक्वल टू 0.693/टी हाफ। और उल्टा कर लो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू 0.693/के। ये है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, हाफ लाइफ में क्या कंसंट्रेशन टर्म आया? ए नॉट आया? ए टी आया? नहीं आया। केवल क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, लिख लो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
half life of first order reaction is independent with the initial concentration of reactant. ये प्रॉब्लम 99% आनी है, हर साल आती है। मैं रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, half life of first order reaction is independent with the initial concentration of reactant. ठीक है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है, ध्यान दो, ये जैसे कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ध्यान देना, मेरे पास 20 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है ए का 0 टाइम में। अगर मान लेते हैं कि 5 मिनट्स लगे 20 मोल पर लीटर से 10 मोल पर लीटर होने में, कितने मिनट लगे? 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम कहेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ 5 मिनट है। हाफ लाइफ बाय डेफिनेशन क्या है बताओ? वो टाइम इंटरवल जिसमें रिएक्टेंट कितना बचे, हाँ, कितनी कंप्लीट हो गई रिएक्शन, कंज्यूम कितना हो गया, 50%। 20 से 10 बचा। अब जो अभी सेंटेंस लिखा उसका मतलब ये है कि जितना टाइम 20 से 10 होने में लगा, उतना ही टाइम 10 से 5 होने में लगेगा। इन अपने का हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा, चाहे 10 से 20 हो, 20 से 10 हो, चाहे 10 to 5। तो अब टोटल टाइम कितना हो गया ये? तो 10 मिनट के बाद ये 5 m बचेगा। 5 m से 2.5 m होने में भी कितना टाइम लगेगा? अगेन 5 मिनट्स। टोटल कितने हो गए? 15 मिनट। 2.5 से 1.25 होने में फिर 5 मिनट लगेंगे। कितने टाइम के बाद? 20 मिनट के बाद। बात समझ में आ रही? अब जरा मैथमेटिकली सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। कितने टाइम के बाद ए का कंसंट्रेशन 0 होने वाला है? हाफ का हाफ का हाफ का हाफ का हाफ करते जाओ। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? आंसर है इनफाइनाइट टाइम लगेगा। हाफ का हाफ का हाफ करते जाओ, पता लग जाएगा आपको। क्लियर है सबको? इसको दूसरी लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सेट होनी है, एक ना एक आनी आनी है हाफ लाइफ है। इसको ये कह सकते हैं कि 0 to 5 मिनट टाइम इंटरवल है हाफ लाइफ। ठीक है, तो t इक्वल टू 10 मिनट को क्या मैं कह सकता हूं 2 हाफ लाइफ? t इक्वल टू 15 मिनट को क्या कह सकते हैं 3 हाफ लाइफ? t इक्वल टू 20 मिनट को क्या ये कह सकते हैं 4 हाफ लाइफ? बताओ। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ क्या है? 5 मिनट। तो 20 मिनट को 4 हाफ लाइफ नहीं कह सकते? ठीक है।